देखिए जो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं बाहर से लानी है तो उसमें सबसे जो क्रिटिकल रोल है वो यही होता है कि आप इन्वेस्टर को उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करके दें ताकि वो देख सके कि वो क्या है, बजाय इसके कि आप इन्वेस्टर्स के पास बाहर जाएं और उनको कहें कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ आएँ और इन्वेस्ट करें। तो इस हुकूमत को ये बहुत क्रेडिट जाता है और स्पेशली SIFC को कि उन्होंने प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट कर रखे हुए हैं जहाँ एक बेसिक होमवर्क किया गया है कि वहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, किस किस्म के रिटर्न्स हैं, क्या उनकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस हैं, उसमें किस किस्म की गारंटीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए, क्या एश्योरेंसेस चाहिए। ये पहले काम किया गया है, उसके बाद ये प्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि उसके लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क भी पहले से डेवलप किया गया है जो कि इसमें रिको डिक से रिलेटेड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हमारे पे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कि डेवलप हो गया था। उसमें कुछ लिटिगेशंस रही हैं, उसमें कुछ हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है। अब अगर आप मैक्रो साइड पे भी देखें तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आपकी करेंसी बहुत अरसे से स्टेबल है, आपका जो करंट अकाउंट है वो एक सस्टेनेबल लेवल पर है। ठीक है, इन्फ्लेशन एलिवेटेड है लेकिन इन्फ्लेशन भी अब नीचे आता नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो अप्रैल का नंबर आएगा ये तकरीबन 17% पे आएगा, पिछले महीने 20% आया था। अब कुछ बेस इफ़ेक्ट आएगा, कुछ जो है वो फूड प्राइसेस नीचे आई हैं रमज़ान के बाद। तो इससे एक एनकरेजमेंट सब लोगों को मिल रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी मिलेगी और बाहर भी। लेकिन मैं आखिर में एक चीज़ आपसे ये कहूँगा कि ये काफ़ी नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट करें, क्योंकि ये जो है ये कोई आपके दोस्त ममालिक तो यहाँ आ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन के साथ आएँ, उसके लिए आपको एक स्टोरी डेवलप करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में ना सिर्फ कंटिन्यूटी है ऑफ पॉलिसीज़ बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, एंड पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। तो उसके बगैर जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हैं वो नहीं आएगी। ज़फ़र मसूद साहब, ये फरमाइएगा कि अब हमें ज़रूरत इस बात की है जो हमारे लिए ज़ाहिर है कि अनबेरेबल मामला है, महंगाई, दूसरी चीज़ हमारा जो इंटरेस्ट रेट, और फिर ये कि ज़ाहिर है कि हम एक्सचेंज रेट पे भी काफ़ी मार खा चुके हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मगर इसमें आपको जो फॉरवर्ड लुकिंग आपको क्या हालात नज़र आते हैं कि अभी हमारा अगर फ़ंड हो जाता है, हमारे यहाँ ये जैसे सऊदी इन्फ्लोज़ हैं, दूसरे इन्फ्लोज़ आने शुरू होते हैं, तो महंगाई तो कम हो, उसके साथ साथ फिर ये जो 22% का इंटरेस्ट रेट है इस पर तो ज़ाहिर है कि सर्वाइव नहीं कर सकता, ना जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, ना कोई ग्रोथ आ सकती है, ना कुछ हो सकता है। उनमें हालात में बेहतरी है। और आगे एक्सचेंज रेट का आपको क्या फॉरवर्ड लुकिंग प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं ये तीनों चीज़ों के हवाले से? जी कामरान भाई, देखिए जहाँ तक ये एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है, ये अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू तो इसको हमने एक तक़वियत दी हुई है, मगर जब तक के फ़्लोज़ आने शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं इसके बारे में बड़ा वेरी रहूँगा कि कितना लॉन्ग टर्म ये हम इसको इस लेवल पे रख सकेंगे। लिहाजा ये जो सऊदीज़ का आना है ये बहुत अच्छी खबर है इस सेंस में कि ना सिर्फ ये हमारे पास फ़ॉरेन के फ़्लोज़ आने शुरू होंगे, बल्कि एक रास्ता हमारा और ये खुलेगा कि जो आज हमारी डेट मार्केट बंद हुई हुई है वो भी खुल जाएगी। और जिस तरह स्ट्रक्चर्ड डेट की बात होती है, जिस तरह इन्होंने अभी सऊदीज़ ने इजिप्ट में किया था, उस तरह ही हमारे साथ भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो सकती हैं जिससे और ज़्यादा फ्लोज बेहतर होंगे। तो अनटिल फ्लोज इम्प्रूव आवर सिचुएशन विल रिमेन वेरी ट्रिकी एज फार एज फॉरेन रिजर्व्स आर कंसर्न, एक्सचेंज रेट इज़ कंसर्न। Interest rate obviously is intricately linked to the exchange rate, और interest rate भी जो है वो मुझे although improvement है, और जिस तरह नजम फरमा रहे हैं कि और बेहतरी आएगी आगे, मैं नजम से एग्री करता हूँ, और रेट कटेगा। मगर अभी हमें इस चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि 2-3 ऐसे रीजंस हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा बिफोर वी डिसाइड टू कट द रेट। एक तो अभी हमारा बजट आना है, और बजट में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं नजम, उनका बेनिफिट आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिफोर दैट हमें ब्रिज करने के लिए शायद कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़े कि जिससे फिर इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेटेड ही रहे। लिहाजा वहाँ पर भी हमें बड़ा फूक के कदम रखना पड़ेगा। मेरी सिर्फ गुजारिश कामरान भाई ये होगी
کہ ہم نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے, بون اینڈ برسٹ سائیکل ہم نے بہت فیس کی ہیں. دیکھیے اب اس وقت جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ پلیز اسٹیبلٹی کی بات ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح گروتھ کے موڈ میں آئیں ان دا نیکسٹ 2 ایئرز, بٹ اگلے 2 سال ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا اور بہت خیال سے چلنا پڑے گا یہ میک شور کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے ہم کسی کرائسس میں نہ جائیں. نجم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ود آل ریسپیکٹ, ڈیو ریسپیکٹ ٹو فائنانس منسٹر اور ظفر مسعود صاحب یہ سارا, لیکن بہرحال جو انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے, جو ہمارے بینکس ہیں ان کا تو ایک یہ کرٹیکل انٹرسٹ شاید یہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت تیزی سے کم ہو یا ہوتے نظر آئیں, لیکن بیسڈ آن فنڈامنٹلز ہے آپ کو یہ آؤٹ لک کیسی نظر آتی ہے, اور کیا اس سلسلے میں اپنے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ہمیں اتنا ہی کوشش ہونے کی ضرورت ہے جس کی عکاسی ظفر مسعود صاحب کر رہے تھے, اور یہ کیونکہ یہ تو میک اور بریک پروپوزیشن ہے ہمارے لیے کہ کب تک ہم اس کو سہتے رہیں گے, اور جو انٹرسٹ ریٹ کی جو آرگومنٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کا, اس کو بھی بہت ایگریسولی لوگ چیلنج کرتے ہیں, ماہرین چیلنج کرتے ہیں. آپ کس سائٹ پہ کھڑے؟ کامران صاحب ابھی 2 مہینے تک تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ اب جون کی جو 29 کی میٹنگ ہے اس سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن کچھ رسک ڈیولپ ہو گئے ہیں مارکیٹ کے اندر سنس دین, جیسے کہ انفلیشن تھوڑا سا زیادہ اسٹیبل ثابت ہوا ہے, اور دوسرا جس طریقے سے کہ تیل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہیں, کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن تھوڑی سی خراب ہوئی ہے, تو مجھے لگ یہ رہا ہے, اور پھر IMF کے جس جنکچر پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے شاید ابھی گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اسٹیٹ پر انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں, اور یہ جولائی وغیرہ میں جا کے کٹ ہونے شروع ہوئے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ کیا بینکوں کے انٹرسٹ میں, دیکھیں بینکوں کے ساتھ ایک ڈپازٹ گروتھ بھی ہو رہی ہے, تو اگر انٹرسٹ کم ہوتے ہیں, ان کے مارجن کم ہوتے ہیں, تو ان کی پروفیٹیبلٹی پہ تو میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں 20 سے 25% کی تقریباً اس وقت ڈپازٹ گروتھ ہے, سو وہ تو اپنے پروفٹ ایبسولوٹ پروفٹ تو مینٹین کریں گے. ان کو دوسرا ان کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آتے ہیں, تو جو ڈیٹ کرائسس ہے وہ بھی تو کم ہوتا ہے نا, آخر وہ مارکیٹ میں لینڈرز ہیں تو ان کو اس حساب سے پھر لیکن ظفر مسعود صاحب یہ جو ابھی جو فرمایا نجم علی صاحب نے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ وہ زمانہ ہے, پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کو اب آپ لیڈ کر رہے ہیں کہ 3 ٹریلین کے OMOs کر رہے ہیں, UBL کا 3 ٹریلین کا, نیشنل بینک کا 3 ٹریلین کا OMO, جو بیچارہ عام بورور ہے, جو لینڈنگ ہے وہ آل ٹائم لو ہے بینکس کی, اکانومی کا بیڑا غرق ہے, بینکوں کے مزے ہیں, کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گورنمنٹ کو لینڈ کر دیں, گورنمنٹ کو ضرورت ہے, یہ نظام کیسے چلے گا سر؟